दिल्ली की तपती धूप में गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ एक विशाल राक्षस की तरह खड़ा था, जिसकी सड़ांध मील दूर तक फैली हुई थी। अर्जुन अपने फटे हुए जूतों और पसीने से बतर पुराने कुर्ते में इस कचरे के विशाल ढेर पर अपनी किस्मत तलाश रहा था। चारों ओर गिद्ध और चील आकाश में मंडरा रहे थे, मानो वे भी इंसान की इस बेबसी और गरीबी का तमाशा देख रहे हों। अर्जुन के हाथ में एक लंबी लोहे की छड़ थी, जिससे वह सावधानी से प्लास्टिक और कांच के टुकड़ों को अलग कर रहा था। उसके मन में अपनी अंधी मां शांति का चेहरा बार बार घूम रहा था, जो घर की टूटी दहलीज पर बैठी उसका इंतजार कर रही होगी। गरीबी ने अर्जुन के बचपन और उसके सुनहरे सपनों को बहुत पहले ही कचरे के इस मलबे के नीचे जिंदा दफन कर दिया था, लेकिन उसके स्वर्गीय पिता के शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते थे कि ईमानदारी की रोटी ही सबसे मीठी और पवित्र होती है। वह जानता था कि इस नर्क जैसी जगह में रहकर अपने चरित्र को बचाए रखना दुनिया का सबसे कठिन और महान काम है। अचानक अर्जुन की नजर एक मलबे के ढेर के नीचे दबे एक गहरे काले रंग के चमड़े के सूटकेस पर पड़ी, जो वहां की गंदगी के बीच बिल्कुल अलग लग रहा था। उसने बहुत ही सावधानी से उसे बाहर निकाला और उसके ऊपर जमी बदबूदार धूल को अपने फटे हुए पुराने अंगोछे से धीरे धीरे साफ किया। सूटकेस काफी भारी था और उसके पीतल के ताले टूटे हुए थे, जिसे देखकर अर्जुन के मन में एक अनजानी सी घबराहट और बेचैनी पैदा होने लगी। उसने सतर्कता से चारों ओर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। जैसे ही उसने सूटकेस का ढक्कन थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी सांसें जैसे उसके गले में ही हमेशा के लिए अटक गईं। अंदर गुलाबी रंग के 2000 रुपये के नोटों की अनगिनत गड्डियां बहुत ही करीने से सजी हुई थीं, जिनके साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे। अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। यह रकम उसे करोड़ों में लग रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे लगा कि शायद यह कोई खूबसूरत सपना है या भगवान की परीक्षा। पैसे की उस चमक ने एक पल के लिए उसकी सोचने समझने की बुद्धि को बिल्कुल सुन्न कर दिया था, लेकिन अगले ही पल एक गहरे डर ने उसे जकड़ लिया। उसे महसूस हुआ कि यह पैसा किसी बड़े अपराधी या बहुत ताकतवर राजनेता का हो सकता है, और अगर किसी ने उसे देख लिया तो जान जा सकती है। वह जानता था कि इस 100 करोड़ की दौलत से वह अपनी मां की आंखों का इलाज करवा सकता है और एक आलीशान जिंदगी जी सकता है, मगर उसका विवेक उसे बार बार टोक रहा था। गाजीपुर की इन तंग झुग्गियों में रहने वाले लोग अक्सर एक एक पैसे के लिए तरसते हैं, और यहां ईमानदारी का सीधा अर्थ केवल भूखा मरना ही होता है। अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे लोग चंद रुपयों के लालच में एक दूसरे का गला काट देते हैं और रिश्तों का कत्ल कर देते हैं, लेकिन उसके खून में सच्चाई और धर्म का प्रवाह था, जो उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक रहा था। उसने तुरंत सूटकेस को वापस बंद कर दिया और उसे एक फटे हुए बोरे में छिपा दिया। वह भारी बोरे को अपने कमजोर कंधे पर लाद कर धीरे धीरे कचरे के उस ऊंचे पहाड़ से नीचे उतरने लगा। हर कदम पर उसे एक भारी बोझ महसूस हो रहा था। रास्ते में उसे कई परिचित कबाड़ी मिले, लेकिन अर्जुन ने अपनी नजरें नीची रखीं ताकि कोई उसकी आंखों में छिपे उस भयानक रहस्य को न पढ़ ले। उसके दिमाग में हजारों तरह के विचार युद्ध कर रहे थे कि उसे इस लावारिस पैसे का आखिर क्या करना चाहिए। क्या उसे चुपचाप इसे अपने पास रख लेना चाहिए या पुलिस के पास जाना चाहिए? जब वह अपनी छोटी सी अंधेरी झुग्गी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी वृद्ध मां शांति दरवाजे के पास बैठी हुई अपनी माला जप रही थी। मिट्टी की दीवारों और सूखी घास की छत वाले उस झोपड़े में केवल अत्यधिक गरीबी और निस्वार्थ प्रेम का ही वास था। अर्जुन ने बहुत ही चुपके से वह बोरा कमरे के एक कोने में रख दिया और बिना कुछ बोले अपनी मां के चरणों में अपना सिर झुका दिया। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और तुरंत भांप लिया कि उसका बेटा परेशान है। बेटा, आज तेरी सांसें बहुत तेज चल रही हैं और तेरे शरीर में
एक अजीब सी थरथराहट है। क्या आज कचरे में कुछ बुरा हुआ है? मां ने पूछा। अर्जुन ने सूटकेस की बात बताने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द उसके सूखे गले में ही फंस कर रह गए और वह कुछ बोल नहीं सका। वह सोच रहा था कि अगर मां को पता चला कि उनके घर में करोड़ों रुपए हैं, तो क्या वे सचमुच खुश होंगी। उसने हिम्मत जुटाई और मां को उस रहस्यमयी सूटकेस के बारे में सब बताया। शांति देवी ने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपनी उन धुंधली आंखों से शून्य में देखते हुए कहा कि जो हमारा नहीं है वह हमें कभी सुख नहीं देगा। उन्होंने अर्जुन को बहुत प्यार से समझाया कि यह पैसा किसी की उम्मीद, किसी की जीवन भर की मेहनत या शायद किसी की जान की कीमत भी हो सकता है। अर्जुन, हम भले ही भूखे सो सकते हैं, लेकिन किसी का हक मारकर महल खड़ा करना हमारे कुल के खिलाफ है। उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से कहा। अर्जुन ने उसी क्षण तय कर लिया कि वह इस लावारिस पैसे को इसके असली और कानूनी मालिक तक पहुंचाकर ही दम लेगा, चाहे उसे कितनी भी कठिनाई हो। उसने सूटकेस के अंदर रखे उन गीले कागजात को फिर से ध्यान से देखा तो उसे एक सुनहरा बिजनेस कार्ड मिला, जिस पर खन्ना कंस्ट्रक्शन लिखा था। यह नाम पूरी दिल्ली में बहुत मशहूर था और वह व्यक्ति शहर के सबसे अमीर और रसूखदार लोगों में गिना जाता था। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह पैसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। तभी उसका बचपन का दोस्त राजेश अचानक झुग्गी में आ गया और उसने कोने में रखे उस कीमती और चमकीले सूटकेस को देख लिया। उसकी आंखों में लालच दौड़ गया। राजेश ने अर्जुन को डराने और समझाने की कोशिश की कि यह सुनहरा मौका भगवान ने उन्हें अमीर बनाने के लिए ही भेजा है। उसने कहा कि अमीरों के पास पहले से ही बहुत पैसा होता है, उन्हें इतने कम नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वे दोनों अपनी 7 पीढ़ियों की गरीबी को मिटा सकते हैं। राजेश, चोरी और बेईमानी के रास्ते से मिली यह दौलत केवल हमारे जीवन में विनाश और दुख ही लाएगी। मुझे अपना धर्म प्यारा है, अर्जुन ने कहा। राजेश बहुत गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए चला गया, लेकिन उसकी लालची नजरें अभी भी उस सूटकेस के हैंडल पर टिकी हुई थीं। अर्जुन समझ गया था कि अब उसे और अधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब खतरा बाहर की दुनिया के साथ साथ अपने करीबी लोगों से भी बढ़ गया था। रात भर अर्जुन को नींद नहीं आई। वह पूरी रात अंधेरे में उस सूटकेस के पास बैठकर उसकी रखवाली करता रहा और सुबह होने का बेसब्री से इंतजार किया। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने आसमान को छुआ, अर्जुन ने अपना पुराना बैग उठाया और उसमें उस सूटकेस को बहुत अच्छी तरह से छिपा दिया। उसके पास बस के किराए के लिए भी मुश्किल से कुछ सिक्के बचे थे, लेकिन उसके हौसले आज 7वें आसमान पर थे और इरादे हिमालय की तरह अटल। दिल्ली की उन चकाचौंध वाली बड़ी सड़कों पर चलते हुए अर्जुन खुद को बहुत छोटा और तुच्छ महसूस कर रहा था। जहां बड़ी गाड़ियां उसे धूल उड़ाती निकल रही थीं, तो उसे पता था कि खन्ना का आलीशान बंगला शहर के सबसे सुरक्षित और महंगे इलाके में स्थित है, जहां एक गरीब कबाड़ वाले का जाना लगभग नामुमकिन है। उसके मन में कई शंकाएं थीं कि क्या वह अरबपति उससे मिलेगा या उसे गेट से ही धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। रास्ते में उसे पुलिस की कई गाड़ियां और सुरक्षाकर्मी दिखाई दिए, जिन्हें देखकर उसका दिल डर से कांपने लगता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे चोर समझे। उसने अपनी फटी जेब में रखे उस बिजनेस कार्ड को और जोर से मुट्ठी में भींच लिया और अपनी लंबी यात्रा को जारी रखा। वह जानता था कि यह सफर न केवल उसे खन्ना के घर तक ले जाएगा, बल्कि उसकी नैतिकता और ईमानदारी की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा भी साबित होने वाला है। कचरे के ढेर से लेकर सत्ता के गलियारों तक का यह सफर अर्जुन के लिए केवल मीलों की दूरी नहीं, बल्कि 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच का एक बड़ा पुल था। वह हर कदम पर अपनी मां के उन पवित्र शब्दों को याद कर रहा था, जिन्होंने उसे अंधकार में भी सही रास्ता दिखाया था। जैसे जैसे वह मंजिल के करीब पहुंच रहा था, उसका आत्मविश्वास और अधिक मजबूत होता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि साफ नीयत में होती है। जब वह लुटियंस दिल्ली के उस पॉश इलाके में पहुंचा,
तो वहां की हरियाली और शांति उसे चिढ़ा रही थी, क्योंकि उसका घर तो हमेशा शोर और गंदगी से घिरा रहता था। ऊंचे ऊंचे द्वारों और हथियारों से लैस सुरक्षा गार्डों को देखकर वह एक पल के लिए ठिठका, लेकिन फिर उसने अपनी ईमानदारी का कवच पहन लिया। वह जानता था कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों को किसी से डरने की जरूरत नहीं होती है। उसने गहरी सांस ली और उस विशाल बंगले की ओर कदम बढ़ा दिए। बंगले के मुख्य गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और तुरंत वहां से चले जाने का हुक्म दिया, जैसे वह कोई आवारा जानवर हो। अर्जुन ने बहुत विनम्रता से अपना परिचय दिया और उस कीमती सूटकेस के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह वहां धूप में घंटों खड़ा रहा, यह जानते हुए कि उसकी सच्चाई को आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आना ही होगा। आखिरकार एक काली मर्सिडीज कार गेट के अंदर दाखिल हो रही थी और अर्जुन ने हिम्मत करके उसे रोकने की कोशिश की, जिससे सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। कार के पीछे वाले शीशे से एक प्रभावशाली व्यक्ति ने बाहर झांका, जिनकी आंखों में थकान और तनाव साफ झलक रहा था। यही वह पल था जब अर्जुन की किस्मत और उसकी ईमानदारी का आमना सामना होने वाला था। उसने अपनी कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, साहब, आपका कुछ बहुत कीमती मेरे पास सुरक्षित है। मर्सिडीज के पिछले हिस्से में बैठे मिस्टर खन्ना ने अपनी आंखों से महंगा चश्मा उतारा और खिड़की के शीशे से बाहर खड़े अर्जुन की ओर देखा, जो पसीने से पूरी तरह तरबतर होकर कांप रहा था। सुरक्षा गार्डों ने उसे एक आवारा समझकर जोर से पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन खन्ना ने तुरंत हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और अपनी शानदार कार से नीचे उतर आए। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे और उसके फटे हुए पुराने जूतों से धूल उड़ रही थी, जो उस पॉश इलाके की साफ सुथरी सड़क को चुनौती दे रही थी। गार्ड्स ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और उसे बंगले के एक बाहरी बरामदे की ओर ले गए, जहां सफेद संगमरमर के फर्श की चमक अर्जुन की आंखों को चुभ रही थी। उसने कभी अपने सबसे सुंदर सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी ऐसे आलीशान घर की दहलीज पार करेगा, जहां की हवा में भी महंगे इत्र की महक बसी थी। खन्ना ने अपने निजी अंगरक्षकों को दूर रहने का सख्त आदेश दिया और अर्जुन के ठीक सामने एक बहुत ऊंची नक्काशीदार कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर तनाव साफ था। अर्जुन ने बहुत ही धीरे से जमीन पर बैठकर अपना वह पुराना और बदबूदार बोरा खोला, जिससे खन्ना के चेहरे पर थोड़ी घृणा आई, लेकिन वे फिर भी बिल्कुल शांत रहे। जैसे ही उस फटे बोरे के अंदर से वह काला कीमती चमड़े का सूटकेस बाहर निकला, खन्ना की आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने झपटकर उस सूटकेस को छुआ, मानो उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी सुरक्षित वापस मिल गई है। खन्ना ने बड़ी जल्दी में सूटकेस का ताला खोला और अंदर रखे नोटों की अनगिनत गड्डियों को देखा, जो कचरे की नमी के कारण थोड़ी नम हो गई थीं और उनमें से सड़ांध आ रही थी। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, क्योंकि इस पैसे में न केवल नकदी थी, बल्कि उन जमीनों के महत्वपूर्ण कागजात भी थे, जिनकी कुल कीमत 100 करोड़ से भी अधिक थी। उन्होंने मुड़कर अर्जुन की ओर देखा, जो अभी भी अपनी फटी हुई चप्पलें हाथ में लिए चुपचाप फर्श पर एक कोने में खड़ा था। तुम्हें यह कीमती सूटकेस कहाँ मिला और तुमने इसे बीच में खोलकर क्यों नहीं देखा? खन्ना ने अपनी भारी और रौबदार आवाज में पूछा, जिसमें शक की एक बारीक सी लकीर अभी भी बाकी थी। अर्जुन ने बहुत ही विनम्रता के साथ गाजीपुर के उस कचरे के पहाड़ की पूरी दुखद कहानी सुनाई, जहां उसे यह लावारिस सूटकेस मिला था। उसने यह भी बताया कि कैसे उसकी मां ने उसे सिखाया है कि पराये धन पर कभी अपना हक नहीं जताना चाहिए, वह जहर के समान होता है। उधर बंगले के लोहे वाले बड़े गेट के बाहर राजेश छिपकर सब कुछ देख रहा था। उसके मन में अभी भी लालच और ईर्ष्या की भयानक आग धधक रही थी। उसने सोचा कि अर्जुन को इस बेवकूफी भरी ईमानदारी का क्या सिला मिलेगा।
शायद उसे कुछ 1000 रुपये मिलेंगे या फिर पुलिस की लाठियां खानी पड़ेंगी। राजेश ने तुरंत अपने फोन से कुछ संदिग्ध लोगों को संदेश भेजा, जो शहर के छोटे अपराधी थे। उसे लग रहा था कि अर्जुन ने उसकी किस्मत के साथ धोखा किया है। मिस्टर खन्ना एक बहुत ही मंझे हुए व्यापारी थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी केवल मुनाफे और घाटे के तराजू पर तौली थी। लेकिन अर्जुन की इस निस्वार्थता ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। उन्हें याद आया कि कैसे उनके अपने सगे रिश्तेदारों ने इस मुश्किल वक्त में उनसे मुंह मोड़ लिया था और इस सूटकेस के खोने पर उनका मजाक उड़ाया था। एक अनजान गरीब लड़के ने उनकी पूरी व्यापारिक साख बचा ली थी। खन्ना ने अपने मैनेजर को बुलाया और अर्जुन के लिए कुछ खास इंतजाम करने को कहा। कमरे में चल रहे एसी की ठंडी हवा और अर्जुन के मैले शरीर से आती पसीने की गंध के बीच एक गहरा मानसिक संघर्ष चल रहा था। अर्जुन को वहां बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे लगा कि उसका मुख्य काम अब पूरा हो गया है और उसे अपनी बूढ़ी मां के पास लौट जाना चाहिए। उसने खन्ना से घर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन खन्ना ने उसे वहीं रोक लिया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ कानूनी कागजी कार्रवाई बाकी है और पुलिस को बताना जरूरी है। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर विजय अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे। उनकी आंखों में अपराधी को पहचानने वाली एक विशेष चमक और संदेह हमेशा बना रहता था। उन्होंने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक बहुत गौर से देखा और अपनी डायरी निकाली, ताकि वे इस अविश्वसनीय घटना का पूरा विवरण दर्ज कर सके। विजय को शुरू में लगा कि शायद अर्जुन किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है, जो खुद को बचाने के लिए यह नाटक कर रहा है। उन्होंने अर्जुन से चुभने वाले सवाल पूछे। अर्जुन ने बिना डरे हर तीखे सवाल का जवाब दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जो केवल सच बोलने वालों के पास ही होती है। उसने पुलिस को वे सारे गंदे स्थान दिखाए जहां से वह गुजरा था और अपनी मां की कसम खाकर अपनी बेगुनाही का सबूत दिया। इंस्पेक्टर विजय का सख्त पुलिसिया रवैया धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन के फटे बटुए में बस के किराए तक के पैसे नहीं थे, उन्होंने महसूस किया कि यह लड़का महान है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी और कुछ ही घंटों में खन्ना के बंगले के बाहर मीडिया कर्मियों और न्यूज चैनलों की भारी भीड़ जमा होने लगी। हर कोई उस ईमानदार कचरा बीनने वाले की एक झलक पाना चाहता था, जिसने अपनी गरीबी के बावजूद 100 करोड़ रुपए ठुकरा दिए थे। खन्ना ने मीडिया को फिलहाल अंदर आने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे अर्जुन की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें पता था कि लालची दुनिया अब उसे परेशान कर सकती है। वहीं दूसरी ओर झुग्गी में बैठी मां शांति का बूढ़ा दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे किसी अनहोनी का गहरा एहसास हो रहा था, क्योंकि अर्जुन अभी तक घर नहीं लौटा था। उसे डर था कि कहीं अमीर लोगों ने उसके निर्दोष और भोले बेटे को किसी झूठे इल्जाम में न फंसा दिया हो। वह अपनी लकड़ी की लाठी टेकती हुई सड़क तक आई, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके होंठों पर केवल भगवान का नाम और अर्जुन की सलामती थी। खन्ना ने अर्जुन को एक मखमली सोफे पर बिठाया और उसके सामने नोटों की एक बहुत बड़ी गड्डी रखी, जो कि इनाम के तौर पर थी। अर्जुन ने उस लालच भरे पैसे की ओर देखा भी नहीं और अपना सिर बहुत सम्मान के साथ नीचे झुका लिया, जिससे खन्ना की हैरानी और भी बढ़ गई। साहब, अगर मुझे पैसा ही चाहिए होता तो मैं पूरा सूटकेस ही रख लेता। मुझे केवल मेरी मां का आशीर्वाद और आपकी दुआ चाहिए, अर्जुन ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। दोपहर ढल चुकी थी और दिल्ली के आसमान में काले बादल छाने लगे थे, मानो प्रकृति भी इस महान और दुर्लभ कार्य की साक्षी बनना चाहती हो। अर्जुन को बार बार अपनी उस छोटी सी झुग्गी की याद आ रही थी, जहां बारिश होने पर छत से पानी टपकता था और उसे अपनी मां को भीगने से बचाना पड़ता था। खन्ना ने महसूस किया कि अर्जुन यहां बिल्कुल भी सहज नहीं है और वह अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट जाना चाहता है। पुलिस की गाड़ी जब अर्जुन को लेकर उसकी पुरानी झुग्गी बस्ती की ओर बढ़ी, तो वहां के गरीब लोगों में भारी खलबली मच गई। सबको लगा कि अर्जुन ने कोई बड़ा अपराध किया है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे
और उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगे, जो एक गरीब के लिए सबसे बड़ी और दर्दनाक सजा होती है। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे पता था कि अपनी सच्चाई को साबित करना इस दुनिया में सबसे मुश्किल और बड़ा काम होता है। जैसे ही अर्जुन पुलिस की सुरक्षा के बीच अपनी झुग्गी की ओर बढ़ा, उसकी नजर अचानक राजेश पर पड़ी, जो झाड़ियों के पीछे गुस्से में छिपा हुआ था। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली और अर्जुन को अपने दोस्त की आंखों में छिपा वह खतरनाक और जानलेवा इरादा साफ नजर आ गया। राजेश पुलिस को देखकर थोड़ा घबरा गया और अपनी लूटपाट की योजना को टालने का फैसला किया, लेकिन उसका पुराना गुस्सा रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। अर्जुन जब अपनी मां के पास पहुंचा तो शांति देवी ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से बहुत प्यार से छुआ और उसकी आंखों से निकले गर्म आंसू उनकी हथेलियों पर गिर गए। मां, मैंने आज अपना धर्म पूरी तरह निभाया है। मैंने उनका सब कुछ सही सलामत लौटा दिया, अर्जुन ने सिसकते हुए कहा। शांति ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि आज उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। वहां असली शांति और संतोष का वास था। उस रात अर्जुन के घर में चूल्हा नहीं जल सका क्योंकि उसके पास राशन खरीदने के पैसे नहीं थे। फिर भी उसे बिल्कुल भूख महसूस नहीं हो रही थी। उसने महसूस किया कि ईमानदारी की राह बहुत पथरीली और कठिन होती है, लेकिन इसका अंत हमेशा रूहानी और सुखद होता है। बाहर बारिश बहुत तेज होने लगी थी और फटी छत से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थी, लेकिन अर्जुन का मन पूरी तरह से शांत था। शहर की मुख्य सड़कों पर लगे अखबारों के स्टैंड पर अर्जुन की धुंधली तस्वीर छपने की पूरी तैयारी हो रही थी, क्योंकि मीडिया ने इस खबर को बड़ा बना दिया था। खन्ना ने पर्दे के पीछे से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि अर्जुन को उसका सही हक मिल सके। वे जानते थे कि अर्जुन जैसा कीमती हीरा इस कचरे के ढेर में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है। पूरी दिल्ली उस लड़के की कहानी के लिए बेताब थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने उस कचरे के पहाड़ को छुआ तो वह कल की तुलना में कुछ अलग ही चमक रहा था। अर्जुन अपनी वही पुरानी लोहे की छड़ लेकर काम पर जाने को तैयार था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग तरह का गौरव था। उसे खबर मिली कि खन्ना साहब खुद उससे मिलने बस्ती आ रहे हैं। यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी जिसने पूरी दुनिया को ईमानदारी की ताकत का एहसास करा दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कचरे के उस विशाल पहाड़ को छुआ तो बस्ती के लोगों की नजरें अर्जुन की झोपड़ी पर टिकी हुई थीं। कल तक जिसे सब एक साधारण कबाड़ बीनने वाला समझते थे, आज वह पूरी दिल्ली में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया था। अखबारों की सुर्खियों और टीवी चैनलों पर अर्जुन की ईमानदारी के चर्चे हो रहे थे, लेकिन उसके पड़ोसियों की आंखों में प्रशंसा कम और ईर्ष्या की जलन ज्यादा दिखाई दे रही थी। वे यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई करोड़ों रुपये पाकर लौटा सकता है। राजेश की आंखों में एक अजीब सा खून सवार था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अर्जुन ने उसकी किस्मत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। उसने अपने कुछ आवारा साथियों के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई थी ताकि वह अर्जुन से उस इनाम की रकम छीन सके जो उसे मिलने वाली थी। उसे यकीन था कि खन्ना ने अर्जुन को गुप्त रूप से बहुत सारे पैसे दिए होंगे जो उसने अपनी मां के पास कहीं न कहीं छिपा रखे होंगे। लालच ने राजेश के विवेक को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। तभी बस्ती के उस कीचड़ भरे संकरे रास्ते पर एक सफेद चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी, जिसे देखकर वहां के नंगे बदन घूमने वाले बच्चे डर के मारे पीछे हट गए। कार का दरवाजा खुला और मिस्टर खन्ना अपने निजी अंगरक्षकों के साथ बाहर निकले। उनके चेहरे पर उस जगह की गंदगी और बदबू को देखकर हल्की सी शिकन थी। उन्होंने अपना रेशमी रुमाल नाक पर रख लिया था, लेकिन उनकी आंखें केवल अर्जुन की उस टूटी हुई झोपड़ी को ही पागलों की तरह तलाश रही थीं। शांति देवी अपनी लकड़ी की लाठी के सहारे झोपड़ी के बाहर बैठी थीं। जब उन्होंने भारी कदमों की आहट सुनी तो वे सचेत हो गईं। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज से पहचान लिया
कि कोई बहुत बड़ा और रसूखदार व्यक्ति उनके दरवाजे पर खड़ा है। खन्ना ने बहुत ही धीरे से अपना सिर झुकाया और उस महान मां को प्रणाम किया, जिसने गरीबी के इस नर्क में रहकर भी अपने बेटे को नैतिकता का स्वर्ग दिखाया था। वे चकित थे कि कैसे कोई इतने अभाव में भी इतना संतुष्ट रह सकता है। माँ जी, आपका बेटा केवल एक गरीब लड़का नहीं है, वह आज पूरे हिंदुस्तान के लिए ईमानदारी का सबसे बड़ा और जीवित उदाहरण बन गया है, खन्ना ने कहा। अर्जुन अंदर से बाहर आया और उसने खन्ना साहब का स्वागत बहुत ही सादगी से किया। उसके पास बैठने के लिए कोई कुर्सी तक नहीं थी। उसने जमीन पर एक फटा हुआ बोरा बिछा दिया ताकि साहब बैठ सकें। खन्ना की आंखों में नमी आ गई, क्योंकि उन्होंने जीवन भर केवल व्यापारिक रिश्तों और दिखावे को ही देखा था। उसी समय इंस्पेक्टर विजय भी अपनी पुलिस जीप के साथ वहां पहुंच गए, क्योंकि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि अर्जुन की जान को खतरा हो सकता है। बस्ती के लोग पुलिस को देखकर डर के मारे अपने कमरों में छिपने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद अर्जुन पर कोई झूठा केस दर्ज हो गया है। विजय ने खन्ना से कहा कि अर्जुन की सुरक्षा अब उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वह इस केस का मुख्य गवाह और शहर का नया नायक बन चुका है। मीडिया के कैमरे और रिपोर्टर भी पीछे पीछे वहां पहुंच गए और अर्जुन की झोपड़ी को चारों ओर से घेर लिया, मानो वह कोई अजायब घर की वस्तु हो। वे उससे पूछ रहे थे कि 100 करोड़ देखकर उसके मन में क्या विचार आया और उसने उसे वापस करने का फैसला क्यों किया। अर्जुन इन सब सवालों से बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे अपनी सादगी और गोपनीयता बहुत प्यारी थी। उसने केवल इतना ही कहा कि जो उसका नहीं है वह उसके लिए मिट्टी के समान है और उसे शांति चाहिए। राजेश और उसके गुंडे भीड़ के पीछे छिपकर मौके का इंतजार कर रहे थे। उनकी नजरें केवल अर्जुन की हर हरकत पर टिकी हुई थीं। उन्हें लगा कि पुलिस और मीडिया के जाने के बाद वे अर्जुन को डराकर सारा सच उगलवा लेंगे और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि अर्जुन अब उस दलदल से बाहर निकलने का मानसिक फैसला ले चुका था, जहां केवल अपराध और निराशा ही सब कुछ थी। वह अपने धर्म पर बहुत अडिग था। खन्ना साहब ने अर्जुन के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह उनके साथ उनके शहर के आलीशान घर में चले और वहां उनकी कंपनी में काम करे। उन्होंने शांति देवी के इलाज के लिए दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों को बुलाने का वादा भी किया, जिससे अर्जुन का दिल एक पल के लिए पिघल गया। वह चाहता था कि उसकी मां फिर से इस दुनिया की रोशनी देख सके और उसे कभी भी इस बदबूदार कचरे के ढेर पर काम न करना पड़े। वह सुखद भविष्य सोचने लगा। शांति देवी ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा और खन्ना साहब से कहा कि वे इस प्रस्ताव के लिए बहुत आभारी हैं, लेकिन उनकी जड़ें इसी मिट्टी में हैं। उन्होंने समझाया कि किसी और की दया पर पलना उनकी परंपराओं के खिलाफ है और वे अपनी मेहनत की कमाई से ही अपना जीवन बिताना चाहती हैं। खन्ना साहब इस स्वाभिमान को देखकर निशब्द रह गए, क्योंकि उन्होंने आज तक केवल पैसे के लिए झुकते हुए और गिड़गिड़ाते लोगों को ही देखा था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, बस्ती में तनाव और भी गहरा होता गया, क्योंकि अर्जुन ने उन सभी टीवी कैमरों के सामने आने से साफ मना कर दिया था। उसे लगने लगा था कि उसकी ईमानदारी को एक तमाशा बनाया जा रहा है, जो उसकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचा रहा था। वह जानता था कि असली पुण्य वह है जो चुपचाप किया जाए और जिसका ढिंढोरा न पीटा जाए। उसने शांति से अपने पुराने और गंदे औजारों को कोने में समेटना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जब सब चले गए, तो राजेश अपनी टोली के साथ अर्जुन की झोपड़ी में जबरदस्ती घुस आया और उसने अर्जुन का गला पकड़ लिया। उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था, जो चांदनी में चमक रहा था, और उसकी आंखों में केवल पैसे का पागलपन था। उसने अर्जुन से चिल्लाकर पूछा कि खन्ना ने उसे इनाम में क्या दिया है और वह पैसा कहां छिपा रखा है। अर्जुन की मां डर के मारे कांपने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, राजेश, तू मेरा बचपन का दोस्त है। तुझे मुझ पर यकीन क्यों नहीं है कि मैंने एक पैसा भी नहीं लिया है और नहीं लूंगा? अर्जुन ने शांत भाव से कहा,
उसने अपनी आंखों में कोई डर नहीं दिखाया, क्योंकि वह जानता था कि जो सत्य के साथ है उसे किसी मृत्यु का भय नहीं होता। राजेश ने गुस्से में आकर अर्जुन के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे अर्जुन के होंठों से खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। शांति देवी ने चिल्लाते हुए राजेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजेश के गुंडों ने उन्हें पीछे धकेल दिया, जिससे वे जमीन पर गिर गईं और उन्हें चोट आई। यह देखकर अर्जुन के अंदर का धैर्य जवाब दे गया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजेश को धक्का दिया। उसने कहा कि वह अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपनी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अर्जुन की इस शेर जैसी दहाड़ को सुनकर राजेश के साथी एक पल के लिए सहम गए और पीछे हट गए। तभी अचानक बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी और चारों तरफ तेज लाइटें जल उठीं, जिससे राजेश और उसके साथी घबराकर भागने की कोशिश करने लगे। इंस्पेक्टर विजय अपनी टीम के साथ समय पर पहुंच गए थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि कुछ असामाजिक तत्व अर्जुन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने राजेश और उसके गुंडों को रंगे हाथों दबोच लिया और उन्हें अपनी जीप में डालकर थाने की ओर ले जाने लगे। विजय ने अर्जुन की पीठ थपथपाई और उसे अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन अर्जुन ने अपनी मां की देखभाल करना ज्यादा जरूरी समझा। उसने अपनी फटी हुई चादर से मां के घावों को साफ किया और उनके पैरों के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे महसूस हुआ कि ईमानदारी का रास्ता कितना खतरनाक है, जहां उसे अपने ही लोगों की नफरत और हिंसा का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी उसका इरादा पहले से ज्यादा अटूट था। अगले दिन शहर के बड़े अखबारों में अर्जुन की बहादुरी की खबरें छपीं, जिसमें बताया गया कि कैसे उसने हमले के बावजूद अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। लोग अब अर्जुन को केवल एक ईमानदार व्यक्ति नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह देखने लगे थे, जो समाज की बुराइयों से लड़ रहा था। खन्ना साहब ने जब यह खबर पढ़ी तो उनका मन आत्मग्लानि से भर गया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी वजह से अर्जुन की जान खतरे में पड़ी थी। सरकारी विभाग के कुछ बड़े अधिकारी भी अर्जुन से मिलने आए और उन्होंने उसे सरकारी नौकरी और एक पक्का घर देने का वादा किया ताकि वह सुरक्षित रह सके। अर्जुन ने बहुत विनम्रता से कहा कि उसे घर और नौकरी की जरूरत नहीं है, बल्कि वह चाहता है कि इस कचरे के ढेर के पास एक स्कूल और अस्पताल बन जाए। उसने अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के बजाय पूरी बस्ती के बच्चों के कल्याण और शिक्षा के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। कुछ स्वार्थी राजनेताओं ने भी अर्जुन की प्रसिद्धि का फायदा उठाने की कोशिश की और उसे अपनी पार्टी में शामिल होने का लालच दिया ताकि वे चुनाव जीत सके। उन्होंने अर्जुन को हवाई जहाज की यात्रा और बड़ी कोठी देने के सपने दिखाए, लेकिन अर्जुन ने उन्हें भी बड़ी शालीनता से मना कर दिया। वह जानता था कि राजनीति के गंदे खेल में उसकी सादगी और ईमानदारी की कोई जगह नहीं है और वह केवल एक मोहरा बनकर रह जाएगा। अध्याय के अंत में अर्जुन फिर से उस कचरे के पहाड़ की चोटी पर खड़ा था जहां से उसने वह सूटकेस पाया था। लेकिन आज उसके देखने का नजरिया बदल गया था। उसने महसूस किया कि असली कचरा तो लोगों के दिमाग में है, जो लालच और ईर्ष्या से भरा हुआ है, जबकि वह खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। आसमान में उड़ते परिंदे उसे आजादी का संदेश दे रहे थे और वह अपनी मां के लिए एक नई दुनिया बनाने का संकल्प ले चुका था। खन्ना कंस्ट्रक्शन का मुख्य कार्यालय आज किसी किले की तरह लग रहा था, जहां भारी सुरक्षा और मीडिया के कैमरों का जमावड़ा लगा हुआ था। अर्जुन इंस्पेक्टर विजय के साथ एक पुलिस जीप में वहां पहुंचा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उसे इतने बड़े जनसमूह का सामना करने की आदत नहीं थी। उसने अपनी मां का आशीर्वाद लिया था और उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, जो किसी बड़े संत के चेहरे पर होती है। लोग उसे कौतूहल भरी नजरों से देख रहे थे। कार्यालय के अंदर की चकाचौंध देख अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। जहां दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और फर्श पर कीमती ईरानी कालीन बिछे हुए थे, उसे महसूस हुआ कि उसकी फटी हुई कमीज और नंगे पैर उस वैभव के बीच एक बड़ी चुनौती की तरह खड़े हैं, जो केवल पैसे की ताकत को पहचानता था।
मिस्टर खन्ना ने आगे बढ़कर अर्जुन का स्वागत किया और उसे मुख्य मेज के पास बैठने के लिए कहा, जहां शहर के बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति और पत्रकार मौजूद थे। मेज पर वह काला सूटकेस रखा गया, जिसने पिछले 2 दिनों में पूरी दिल्ली की नींद हराम कर दी थी और जो अब ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। इंस्पेक्टर विजय ने आधिकारिक रूप से सूटकेस खोला और सभी के सामने उन नोटों की गड्डियों और दस्तावेजों की गिनती शुरू की जो अर्जुन ने सुरक्षित लौटाए थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया था और केवल नोटों के पलटने की आवाज ही गूंज रही थी, जो अर्जुन के पवित्र चरित्र और अटल ईमानदारी की गवाही दे रही थी। मिस्टर खन्ना ने मन संभाला और भरे गले से घोषणा की कि यह 100 करोड़ रुपए केवल व्यापारिक संपत्ति नहीं थे, बल्कि एक बड़े सपने की नींव थे। उन्होंने बताया कि यह सारा पैसा एक ऐसे अस्पताल के निर्माण के लिए रखा गया था जो गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज करेगा, जिनकी पहुंच बड़े अस्पतालों तक नहीं है। यह सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए और सभी ने खड़े होकर अर्जुन के सम्मान में जोरदार तालियां बजाईं, जिससे पूरा हॉल गूंज उठा। अर्जुन को यह जानकर बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि जिस पैसे को वह कचरा समझ रहा था, वह हजारों मासूम जिंदगियों को बचाने वाला जरिया था। उसने महसूस किया कि उसका फैसला कितना सही था और भगवान ने उसे ही इस महान कार्य के लिए क्यों चुना था। शायद यह उसके पिछले जन्मों का कोई अच्छा कर्म था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि उसे खुशी है कि यह पैसा सही हाथों में वापस चला गया है और अब किसी नेक काम आएगा। पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी और एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या उसे कभी भी उस पैसे को खुद रखने का लालच नहीं आया, जबकि वह इतनी गरीबी में रहता है। अर्जुन ने बहुत ही सादगी से जवाब दिया कि लालच एक ऐसी आग है जो इंसान के आत्मसम्मान और धर्म को जलाकर राख कर देती है, और उसकी मां ने उसे हमेशा राख में नहीं बल्कि रोशनी में जीना सिखाया है। उसके इस जवाब ने वहां मौजूद सबसे कठोर दिल वाले व्यक्ति को भी भावुक कर दिया। तभी खन्ना साहब ने एक बड़ा लिफाफा निकाला और अर्जुन की ओर बढ़ाते हुए कहा कि यह उसकी ईमानदारी का इनाम है, जिसे ठुकराने का उसे कोई हक नहीं है। अर्जुन ने लिफाफे को हाथ तक नहीं लगाया और विनम्रता से कहा कि अगर वह इनाम ले लेगा तो उसकी ईमानदारी का मोल कम हो जाएगा और वह खुद को अपराधी महसूस करेगा। खन्ना साहब उसकी इस जिद और ऊंचे चरित्र को देखकर दंग रह गए और उन्होंने उसे गले लगा लिया, जो एक दुर्लभ दृश्य था। इंस्पेक्टर विजय ने भी अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस विभाग उसे अपनी ओर से विशेष नागरिक सम्मान प्रदान करेगा ताकि समाज के अन्य युवाओं को प्रेरणा मिल सके। उन्होंने स्वीकार किया कि शुरुआत में उन्हें अर्जुन पर शक था, लेकिन उसकी सच्चाई ने उनके नजरिए को पूरी तरह बदल दिया है और उन्हें इंसानियत पर फिर से भरोसा हो गया है। अर्जुन के लिए यह शब्द किसी भी धन दौलत या बड़े पुरस्कार से कहीं ज्यादा कीमती और सम्मानजनक थे। यह कार्यक्रम लाइव प्रसारित हो रहा था और पूरे देश में अर्जुन की कहानी घर घर तक पहुंच गई थी, जिससे वह रातों रात एक राष्ट्रीय नायक बन गया था। लोग सोशल मीडिया पर अर्जुन द किंग ऑफ ऑनेस्टी लिखकर उसे सलाम कर रहे थे और उसकी मां के संस्कारों की प्रशंसा कर रहे थे। एक मामूली कचरा बीनने वाले ने वह कर दिखाया था जो बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा वाले लोग भी अक्सर नहीं कर पाते हैं। उसने साबित किया कि अमीरी दिल में होती है। कार्यक्रम के बाद खन्ना साहब ने अर्जुन को निजी तौर पर अपने केबिन में बुलाया और उससे उसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत की। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन के पास केवल ईमानदारी ही नहीं बल्कि एक तेज दिमाग और दुनिया को देखने का एक अलग और गहरा नजरिया भी है। उन्होंने तय किया कि वे अर्जुन को केवल पैसा देकर नहीं छोड़ेंगे बल्कि उसे एक ऐसा मंच देंगे जहां से वह अपनी और दूसरों की जिंदगी बदल सके। बाहर निकलते समय अर्जुन ने देखा कि वही सुरक्षा गार्ड जिसने उसे कल गेट से धक्का दिया था अब उसे सैल्यूट कर रहा था और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। अर्जुन ने बिना किसी घमंड के उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया और आगे बढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि वक्त के साथ लोगों की नजरें
और व्यवहार भी बदल जाते हैं। उसे अब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि उसके दिल का बोझ उतर चुका था और उसकी आत्मा अब स्वतंत्र थी। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर जब अर्जुन वापस अपनी झुग्गी की ओर जा रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि हवा में आज एक नई खुशबू और ताजगी है। उसे अपनी मां की बहुत याद आ रही थी, जो शायद अब तक टीवी पर उसकी सफलता की खबरें सुन चुकी होंगी और खुशी से रो रही होंगी। उसे लगा कि आज उसकी गरीबी खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसकी गरीबी ने एक नया और गौरवशाली अर्थ पा लिया है, जो समाज में हमेशा अमर रहेगा। बस्ती में पहुंचते ही अर्जुन का स्वागत फूलों की बारिश और ढोल नगाड़ों के साथ किया गया, जिससे वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे सादगी पसंद थी। कल तक जो लोग उसे शक की निगाह से देख रहे थे, वे आज उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उतावले थे और उसे अपना भाई कह रहे थे। अर्जुन ने सबका अभिवादन किया, लेकिन वह सीधे अपनी मां की ओर भागा, जो झोपड़ी के बाहर उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शांति देवी ने जैसे ही अर्जुन की आवाज सुनी, उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूमकर अपना सारा प्यार उस पर न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि आज उनके बेटे ने उनके कुल का नाम 7 आसमानों तक पहुंचा दिया है और उन्हें अब मरने का कोई दुख नहीं होगा। उन दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, जो उस झोपड़ी की धूल भरी जमीन को पवित्र बना रहे थे, जहां केवल गरीबी बसती थी। रात को जब सारा शोर थम गया, तब खन्ना साहब के आदमी अर्जुन के लिए ढेर सारा राशन और नया बिस्तर लेकर आए। लेकिन अर्जुन ने केवल उतना ही रखा जितना जरूरी था। उसने बाकी सारा सामान बस्ती के उन लोगों में बांट दिया जो कई दिनों से भूखे सो रहे थे और जिन्हें सहायता की सख्त जरूरत थी। उसकी इस उदारता ने लोगों का दिल जीत लिया और साबित किया कि वह केवल ईमानदारी का बादशाह नहीं, बल्कि दयालुता का सागर भी है। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन के पास बड़े बड़े विज्ञापनों और फिल्मों के प्रस्ताव आए, जिनमें उसे लाखों रुपये देने की बात कही गई थी ताकि वे उसकी कहानी बेच सकें। अर्जुन ने उन सभी प्रस्तावों को बड़ी विनम्रता से ठुकरा दिया और कहा कि उसकी ईमानदारी कोई बिकने वाली चीज नहीं है जिसे विज्ञापनों में दिखाया जाए। वह चाहता था कि उसकी कहानी लोगों के दिलों में एक आदर्श बनकर रहे, न कि व्यापारिक मुनाफे का कोई सस्ता जरिया बने। इंस्पेक्टर विजय ने राजेश के बारे में जानकारी दी कि उसे लंबी सजा होने वाली है और उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो रहा है, जो उसने अर्जुन के साथ की थी। सुधारने का एक मौका जरूर दिया जाए। उसकी इस महानता ने पुलिस अधिकारियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बदला लेने से ज्यादा बड़ा माफ करना होता है। खन्ना साहब ने अस्पताल के शिलान्यास समारोह में अर्जुन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और अस्पताल का नाम शांति देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल रखने की घोषणा की। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि यह उसकी मां के लिए सबसे बड़ा उपहार था जो कभी कोई उसे दे सकता था। उसे लगा कि ईमानदारी की जड़ें भले ही कड़वी और पथरीली हों, लेकिन उसका फल बहुत ही मीठा, शीतल और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखद होता है। दुनिया भर के न्यूज चैनलों ने अर्जुन के इस साहसिक कार्य को वर्ष की सबसे बड़ी खबर घोषित किया और विदेशी संस्थाओं ने भी उसे सम्मानित करने की इच्छा जताई। एक मामूली कबाड़ वाले ने यह साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है, न कि उसके कपड़ों या बैंक में जमा दौलत से। अर्जुन ने दुनिया को हिला दिया था, क्योंकि उसने उस चीज को तुच्छ समझा जिसे पाने के लिए दुनिया भर में खून खराबा होता है। जब अर्जुन उस रात अपनी मां के चरणों के पास लेटा था, तो उसने आसमान के तारों को देखा और महसूस किया कि वे भी आज उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसने अपनी मां से पूछा कि क्या वह फिर से कचरा बीनने जाएगा, तो मां ने कहा कि अब उसका काम कचरा बीनना नहीं, बल्कि लोगों के मन का कचरा साफ करना है। अर्जुन ने गहरी नींद में जाने से पहले एक नया और उज्जवल संकल्प लिया, जो भविष्य को संवारने वाला था। अस्पताल का काम बहुत तेजी से शुरू हो गया और अर्जुन हर दिन वहां जाकर मजदूरों के साथ हाथ बंटाता था।
क्योंकि उसे मेहनत करने में ही असली सुकून मिलता था। उसे देखकर वहां काम करने वाले लोग भी बहुत उत्साहित होते थे और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते थे। मानो अर्जुन की मौजूदगी ने वहां एक सकारात्मक ऊर्जा भर दी हो। खन्ना साहब अक्सर उससे मिलने आते थे और उसकी सलाह लेते थे क्योंकि वे उसका सम्मान करते थे। शहर के स्कूल और कॉलेजों में अर्जुन के भाषण आयोजित किए गए, जहां उसने छात्रों को बताया कि शॉर्टकट से मिली सफलता कभी स्थायी नहीं होती और चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। युवाओं ने उसे अपना रोल मॉडल मान लिया और कई बच्चों ने कचरा बीनने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी पॉकेट मनी दान करना शुरू कर दिया। एक छोटे से बदलाव ने एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया था, जिसका नेतृत्व अर्जुन कर रहा था। लेकिन इस प्रसिद्धि के बीच अर्जुन को अपनी पुरानी गलियां और वह कचरे का पहाड़ भी याद आता था, जिसने उसे जीवन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सीख दी थी। वह जानता था कि उसे कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वहीं से उसकी असली ताकत और उसकी पहचान का जन्म हुआ था। उसने तय किया कि वह बस्ती के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देगा और वहां के हर बच्चे को शिक्षित बनाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन की लोकप्रियता और भी बढ़ती गई, लेकिन उसने अपने स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आने दिया और वह हमेशा की तरह विनम्र बना रहा। उसे कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन उसने उन सभी पुरस्कारों को अस्पताल के ट्रस्ट को दान कर दिया ताकि गरीबों का मुफ्त इलाज और बेहतर तरीके से हो सके। उसने साबित कर दिया कि एक सच्चा बादशाह वही है जो दूसरों के लिए त्याग करता है। अध्याय के अंत में सूरज ढल रहा था और अर्जुन अपनी मां के साथ निर्माणाधीन अस्पताल की छत पर खड़ा था, जहां से पूरी दिल्ली का नजारा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, क्योंकि उसने उस अग्निपरीक्षा को पार कर लिया था जिसने उसके पूरे अस्तित्व को हिला दिया था। अब उसे किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि उसने ईमानदारी के उस ऊंचे सिंहासन को पा लिया था जहां कोई लालच नहीं था। कई महीने बीत चुके थे और गाजीपुर की उस धूल भरी बस्ती की सूरत अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। जहां कभी केवल निराशा का गहरा अंधेरा और गरीबी की सड़ांध छाई रहती थी, अर्जुन अब केवल एक कबाड़ बीनने वाला लड़का नहीं रह गया था, बल्कि वह उस पूरे इलाके की उम्मीदों का एक चमकता हुआ सूरज बन चुका था। खन्ना साहब के सहयोग से वहां एक आधुनिक स्कूल की नींव रखी गई थी, जिसमें उन बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी जो कल तक कचरे के ढेर में अपना बचपन तलाशते थे। हालांकि अर्जुन के पास अब धन और प्रसिद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी सादगी और पुराने मूल्यों को कभी नहीं त्यागा, जो उसे उसके पूर्वजों से विरासत में मिले थे। वह आज भी उसी पुरानी झोपड़ी में रहता था, जिसे उसने थोड़ा मजबूत करवा लिया था ताकि बारिश का पानी अंदर न आ सके और उसकी मां सुरक्षित रहे। लोग उसे अक्सर बड़े शहर के किसी पॉश बंगले में शिफ्ट होने की सलाह देते थे, लेकिन अर्जुन का मानना था कि उसकी असली खुशी अपनी जड़ों और अपने लोगों के बीच ही बसती है। एक दिन मिस्टर खन्ना अपनी महंगी कार से बस्ती आए और उन्होंने अर्जुन को एक विशेष ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसका नाम ईमानदारी कोष रखा गया था। इस कोष का मुख्य उद्देश्य उन गरीब और ईमानदार लोगों की आर्थिक मदद करना था, जो अपनी नैतिकता के कारण समाज में पीछे छूट जाते हैं और संघर्ष करते हैं। खन्ना साहब ने कहा कि अर्जुन की देखरेख में यह पैसा सही और जरूरतमंद हाथों तक पहुंचेगा, जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आएगा और लोगों का धर्म पर विश्वास बढ़ेगा। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब शांति देवी की आंखों का ऑपरेशन सफल रहा और कई दशकों के घने अंधेरे के बाद उनकी आंखों में फिर से रोशनी लौट आई। जब उन्होंने पहली बार अपने बेटे अर्जुन का जवान चेहरा देखा, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने उसे बार बार चूमकर अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अब वह छोटा बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा पुरुष बन गया है जिसकी ईमानदारी की मिसाल आज पूरी दुनिया बहुत गर्व के साथ दे रही है।
शांति देवी ने अर्जुन का हाथ थामकर कहा कि यह सब कर्मा का फल है, क्योंकि उसने उस दिन 100 करोड़ रुपये नहीं बल्कि अपना भविष्य और अपनी आत्मा को बचाया था। उन्होंने महसूस किया कि अगर अर्जुन उस दिन लालच में आकर गलत रास्ता चुन लेता तो शायद आज उन्हें यह रोशनी और यह सम्मान कभी नसीब नहीं होता। मां बेटे की उस पवित्र बातचीत में जीवन का वह गूढ़ रहस्य छिपा था, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी लेकिन फलदायी होती है। बस्ती के स्कूल में अब शोर शराबे की जगह बच्चों की कविताओं और प्रार्थनाओं की आवाजें गूंजती थीं, जो एक नए और प्रगतिशील भारत की तस्वीर पेश कर रही थी। अर्जुन स्वयं उन बच्चों को पढ़ाता था और उन्हें बताता था कि शिक्षा ही वह एकमात्र अस्त्र है जिससे वे अपनी गरीबी की बेड़ियों को हमेशा के लिए काट सकते हैं। उसने उन बच्चों के हाथों से कचरा उठाने वाली लोहे की छड़ें छीनकर उन्हें किताबें और कलम थमा दी थीं, जो उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव बन रही थी। दिल्ली के आलीशान महलों और गाजीपुर की इन तंग गलियों के बीच का फासला अब अर्जुन की वजह से धीरे धीरे कम होने लगा था, क्योंकि बड़े लोग भी यहां आने लगे थे। समाज के संभ्रांत वर्ग के लोग अब अर्जुन से प्रेरणा लेने आते थे और वे यह समझने की कोशिश करते थे कि बिना भौतिक सुखों के भी कोई इतना सुखी कैसे रह सकता है। अर्जुन ने साबित कर दिया था कि असली संतोष किसी बड़े बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि दूसरे की निस्वार्थ मदद करने और हमेशा सच बोलने में होता है। राजेश को जेल में अपनी गलतियों का बहुत पछतावा था, और जब उसे पता चला कि अर्जुन ने उसके परिवार की मदद की है, तो उसका पत्थर जैसा दिल भी पूरी तरह पिघल गया। अर्जुन ने राजेश के बच्चों के स्कूल की पूरी फीस भरी थी ताकि उसके दोस्त के बच्चे अपराधी न बने और एक सम्मानजनक जीवन जी सके। नफरत को प्यार से जीतने का यह तरीका अर्जुन ने अपनी मां से सीखा था, जो हमेशा से उसे माफ करने की महानता और दया का पाठ सिखाती आई थी। भारत के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में अर्जुन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक से नवाजा गया, जहां उसकी सादगी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। जब वह अपनी फटी हुई चप्पलें पहनकर और साधारण कुर्ता डालकर मंच पर पहुंचा, तो वहां मौजूद बड़े बड़े दिग्गजों ने खड़े होकर उसके सम्मान में काफी देर तक तालियां बजाईं। यह दृश्य उन सभी लोगों के लिए एक कड़ा तमाचा था, जो केवल बाहरी चमक धमक और महंगे कपड़ों को ही सफलता का असली पैमाना मानते आए हैं। सम्मान मिलने के बावजूद अर्जुन अगले ही दिन वापस अपनी बस्ती लौट आया और उसने अपना वही पुराना काम शुरू किया। लेकिन अब उसका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। वह जानता था कि बदलाव रातों रात नहीं आता, बल्कि इसके लिए लगातार मेहनत और अटूट धैर्य की जरूरत होती है। जो उसने बचपन से कचरे के पहाड़ों से सीखा था, उसे अब किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसे हर पल सही और गलत के बीच का रास्ता बहुत स्पष्टता से दिखाती रहती थी। अर्जुन ने खन्ना साहब की मदद से कचरे के उस पहाड़ को रिसाइकिल करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे वहां के वातावरण में काफी सुधार होने लगा और बदबू कम हो गई। उसने सैकड़ों स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया, जिससे उनका पलायन रुका और वे अपने ही घर के पास रहकर एक अच्छी आय अर्जित करने लगे, जो उनके लिए गर्व की बात थी। वह कचरा जो कभी मौत और बीमारियों का कारण बनता था, अब वही कचरा वहां के लोगों के लिए समृद्धि और विकास का नया स्रोत बन गया था। जीवन के इस लंबे सफर में अर्जुन ने कई उतार वचार देखे थे, लेकिन उसने कभी भी अपनी नैतिकता और अपने उसूलों के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं किया, जो उसकी असली शक्ति थी। वह अक्सर शाम को अपनी मां के साथ बैठकर ढलते हुए सूरज को देखता और यह सोचता कि इंसान का जीवन भी इस सूरज की तरह ही होता है, जो हर रात ढलता है। लेकिन उसे यकीन था कि अगर काम नेक हो तो अगली सुबह फिर से एक नई और तेजस्वी किरण के साथ उदय जरूर होता है। वह 100 करोड़ रुपया, जो किसी के लिए केवल एक संख्या थी, अर्जुन के हाथों में पड़कर हजारों लोगों के लिए वरदान बन गया था
और उनकी सूनी जिंदगी में खुशियां भर लाया था। अस्पताल अब पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था और वहां हर दिन सैकड़ों मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा था, जिन्हें पहले इलाज के अभाव में दम तोड़ना पड़ता था। अर्जुन को जब भी कोई मरीज दुआ देता तो उसे लगता कि उसे उसके जीवन की सबसे बड़ी और अनमोल कमाई आज मिल गई है। एक रात जब अर्जुन अपनी मां के पैरों के पास बैठा था तो उसने पूछा कि क्या वह अब एक बादशाह बन गया है, जैसा कि लोग अक्सर उसे पुकारते हैं। उसकी मां ने बहुत प्यार से जवाब दिया कि बादशाह वह नहीं होता जिसके पास सोने का मुकुट और सिंहासन हो, बल्कि बादशाह वह है जो अपने दिल पर राज करता हो। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी पूरी यात्रा केवल उस सूटकेस को लौटाने की नहीं थी, बल्कि खुद को खोजने और अपने धर्म को पहचानने की परीक्षा थी। कचरे के ढेर से लेकर सत्ता के सर्वोच्च गलियारों तक का यह सफर अब एक अमर कहानी बन चुका था, जो आने वाली कई पीढ़ियों को सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। अर्जुन आज भी उसी बस्ती में रहता है, जहां वह हर सुबह बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है और उनकी आंखों में एक बेहतर भविष्य का सपना सजाता है। उसका नाम अब केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि वह मानवीय गरिमा और अविश्वसनीय ईमानदारी का एक अटूट वैश्विक प्रतीक बन गया था। अंततः अर्जुन की इस कहानी ने दुनिया को यह सिखा दिया कि गरीबी कभी भी इंसान के चरित्र को मैला नहीं कर सकती। यदि उसके इरादे ने और उसकी नीयत साफ हो, उसने 100 करोड़ लौटाकर जो दौलत कमाई थी, उसे दुनिया की कोई भी तिजोरी या बैंक संभाल नहीं सकती थी, क्योंकि वह दौलत लोगों के अटूट प्यार और विश्वास की थी। इस तरह वह कबाड़ बीनने वाला लड़का सचमुच ईमानदारी का एक ऐसा बादशाह बना जिसने पूरी दुनिया को मानवता का नया रास्ता दिखाया। अस्पताल की सफेद दीवारें अर्जुन की नीयत की तरह ही बेदाग और साफ थीं, जहां काम करने वाला हर डॉक्टर और नर्स सेवा भाव को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानता था। यहां मरीजों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, चाहे वह कोई बड़ा व्यापारी हो या सड़क पर रहने वाला कोई अनाथ बच्चा। सबको समान सम्मान मिलता था। अर्जुन खुद गलियारों में घूमकर व्यवस्था का जायजा लेता और लोगों की तकलीफों को सुनकर उनका समाधान करने की हर संभव कोशिश करता था। अर्जुन की प्रसिद्धि अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि विदेशों से भी कई सामाजिक संस्थाएं उसके मॉडल को समझने और उसे अपने देशों में लागू करने के लिए आने लगी थीं। उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि सतत विकास का मतलब केवल बड़ी इमारतें बनाना नहीं है, बल्कि समाज के सबसे निचले तबके के व्यक्ति को ऊपर उठाना है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी मातृभाषा में ही बात करता था, जिससे उसकी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति गहरा लगाव साफ झलकता था। शांति देवी अब स्कूल में बच्चों को नैतिकता और धर्म की कहानियां सुनाती थीं, जिससे बच्चे केवल साक्षर ही नहीं बल्कि अच्छे और जिम्मेदार इंसान भी बन रहे थे। उनके पास अनुभवों का वह खजाना था जो किसी भी किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा कीमती और प्रभावशाली था, और बच्चे उन्हें अपनी दादी मां की तरह प्यार करते थे। उन्होंने सिखाया कि कर्मों का लेखा जोखा हमेशा भगवान के पास सुरक्षित रहता है और उसका फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। जब अर्जुन अकेले में बैठता तो वह उन 100 करोड़ रुपये की गड्डियों के बारे में सोचता और उसे हंसी आती कि कैसे कागज के कुछ टुकड़ों ने पूरी दुनिया में इतना शोर मचा दिया था। उसने महसूस किया कि वह पैसा केवल एक माध्यम था उसकी और खन्ना साहब की नियति को जोड़ने का, ताकि यह महान बदलाव संभव हो सके। वह जानता था कि अगर वह पैसा नहीं खोता या उसे नहीं मिलता तो शायद वह आज भी कचरे के ढेर में अपनी किस्मत ही तलाश रहा होता। गाजीपुर का वह कचरे का पहाड़, जो कभी मौत और बीमारी का प्रतीक माना जाता था, अब वहां धीरे धीरे हरियाली छाने लगी थी और वहां एक विशाल पार्क बनाने की योजना पर काम चल रहा था। अर्जुन ने वहां के सैकड़ों पेड़ों को खुद अपने हाथों से लगाया था और वह उनकी देखभाल एक पिता की तरह करता था, ताकि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा मिल सके। प्रकृति ने भी उसके इस निःशुद्ध प्रेम का बदला
बहुत ही खूबसूरती और हरियाली के साथ चुकाना शुरू कर दिया था। मिस्टर खन्ना और अर्जुन के बीच अब एक गहरे पिता पुत्र जैसा रिश्ता बन गया था, जहां खन्ना साहब उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखने लगे थे। क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अर्जुन को अपनी कंपनी का हिस्सेदार बनाने की बात कही। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे केवल अपने लोगों की सेवा करने का हिस्सा ही चाहिए। खन्ना साहब ने महसूस किया कि अर्जुन जैसा निस्वार्थ व्यक्ति पाना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो करोड़ों रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती है। कहानी के अंतिम पड़ाव पर अर्जुन बस्ती की एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था और ढलते सूरज की लालिमा उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक बिखेर रही थी, जो उसकी आंतरिक पवित्रता का प्रतिबिंब थी। उसके कान में बच्चों के खिलखिलाने की आवाज और अस्पताल की एम्बुलेंस का सायरन एक मधुर संगीत की तरह गूंज रहा था, जो जीवन के प्रति उसके नए नजरिए को दर्शा रहा था। उसने आंखें बंद कीं और उस ईश्वर का शुक्रिया अदा किया जिसने उसे इस कठिन लेकिन महान यात्रा के लिए चुना था। एक दिन एक छोटा बच्चा अर्जुन के पास दौड़ते हुए आया और उसे सड़क पर मिला एक सिक्का दिखाते हुए पूछा कि क्या उसे यह रख लेना चाहिए या पुलिस को देना चाहिए। अर्जुन ने बच्चे को बहुत प्यार से अपनी गोद में बिठाया और उसे समझाया कि अगर हम छोटी चीजों में ईमानदार रहेंगे, तभी हम बड़े फैसलों में भी सच्चाई का साथ दे पाएंगे। उसने बच्चे को वह सिक्का मंदिर के दान पात्र में डालने को कहा, जिससे उस नन्हे बालक के मन में परोपकार के बीज बो दिए गए। पूरी दुनिया के लिए अर्जुन एक चमत्कार था, लेकिन अपनी मां के लिए वह आज भी वही छोटा सा अज्जू था, जो धूल में खेलकर उनके पास आता था और उनके आंचल में छिप जाता था। इस कहानी का अंत केवल एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई सोच और एक नए समाज की शुरुआत है, जहां इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म मानी जाएगी। अर्जुन की मुस्कान में छिपा वह संतोष ही इस पूरी गाथा का असली और सबसे बड़ा पुरस्कार था, जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है।